Hello everyone, welcome to my channel PhysioCare. I am Dr. Avnish, a consultant physiotherapist at Antara, which is a Max Group company. Today I am back with a new topic, neurological assessment. So let's start with the video. तो हमारा टॉपिक क्या है? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. देखिए, सबसे पहली बात कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट क्यों जरूरी है. असेसमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि असेसमेंट के बिना आप ट्रीटमेंट सही नहीं कर सकते. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल सेशंस लेते हैं बट असेसमेंट पे ध्यान नहीं देते, इस पार्ट को इग्नोर करते हैं. उनको लगता है कि मतलब ऐसे ही चीफ कंप्लेंट्स पूछ लिया और नाम वाम पूछ लिया तो ठीक है, अब उसके हिसाब से सेम प्रोटोकॉल सब पे एक ही प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं. एक्चुअली ये गलत तरीका है. जब तक आपको सही रास्ता नहीं पता होगा तब तक आप सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते. जस्ट लाइक दैट, अगर आप असेसमेंट प्रॉपरली नहीं लोगे तो आप फाइनल डायग्नोसिस भी प्रॉपर नहीं बता पाओगे और बिना फाइनल डायग्नोसिस के आप ट्रीटमेंट भी सही नहीं करोगे. सो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले मैंने ऑर्थोपेडिक असेसमेंट भी बताया हुआ है अपने चैनल पे. आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज मेरे चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट और सेकेंड पार्ट होता है सब्जेक्टिव पार्ट. तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में हम लोग डेमोग्राफिक डेटा, जिसमें नाम, एड्रेस, डेट, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, चीफ कंप्लेंट्स, ये सारा कुछ आता है. ठीक है, शुरू से देखते हैं. डेट और नेम, ये दोनों चीज जो है ये हमें चाहिए रिकॉर्ड पर्पस के लिए, कि मतलब हम अपने पास रिकॉर्ड रख सकें. ठीक है, डेट, किस डेट को आपने स्टार्ट किया सेशन, और नेम, पेशेंट का नाम क्या है. एज एंड सेक्स इज सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज रिलेटेड और सेक्स मतलब जेंडर रिलेटेड बहुत सारी बीमारी होती है जो एज स्पेसिफिक होती है और जेंडर स्पेसिफिक होती है. इसीलिए ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे असेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ऑक्यूपेशन, उसका लाइफस्टाइल कैसा रहा है हमेशा, वो पता चल जाएगा आपको. किस तरह का वर्क रहा है, लाइक अगर उसका सिटिंग वर्क है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है. पोस्चर कैसा रहा होगा उसका, या उसका फील्ड वर्क है ना. उस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि उसके कॉम्प्लिकेशंस में उसका क्या रोल रहा है ऑक्यूपेशन का. ठीक है, उसके बाद एड्रेस. एड्रेस से हमें उसका सोशल सराउंडिंग का जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर, सोशल सराउंडिंग में मतलब उसका जो रहन सहन है वो पता चलेगा, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट पे वो पता चलेगा. उसके बाद है हमारा चीफ कंप्लेंट्स, जो कि अपना मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं. एक्चुअली चीफ कंप्लेंट्स वो होता है जो पेशेंट कहता है हमें, और उसको एज इट इज जैसे पेशेंट ने कहा है वैसे लिखना होता है. ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पूछेंगे हिस्ट्री. हिस्ट्री में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कि पहले को किसी तरह की कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है आपकी, कोई पैथोलॉजिकल डिजीज वगैरह एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री. पर्सनल हिस्ट्री भी जानना जरूरी है कि कोई मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, एडिक्शन किसी चीज से, लाइक सिगरेट का या फिर ड्रग, किसी भी ड्रग का है ना, अल्कोहल का, इस तरह का कोई चीज पर्सनल हिस्ट्री में पूछ लेंगे हम लोग. ठीक है, अगर एडिक्शन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना कंजम्पशन है उसका, ये सब भी जानेंगे. फैमिली हिस्ट्री में हम लोग पूछेंगे कि आपकी फैमिली में पहले ग्रैंडफादर तक को भी अगर किसी को कोई डिजीज है ऐसी, है ना, उस तरह का कोई हिस्ट्री रहा है पहले, जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई भी किसी भी तरह का फैमिली हिस्ट्री. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री. ठीक है, ये देखिए इसमें हम लोग 6 चीजें जानेंगे. फैमिली इनकम सोर्स, फैमिली का इनकम सोर्स क्या है. ठीक है, रिलेशनशिप विद कम्युनिटी पीपल, उसकी कम्युनिटी के पीपल के साथ उसका कैसा रिलेशन है. सोशल सिचुएशन क्या है, लाइक किसी का HIV का पेशेंट है तो उसकी सोशल सिचुएशन क्या हो सकती है आप समझ सकते हो. उसको सिर्फ फिजिकल ट्रॉमा नहीं हो रहा है एड्स की वजह से या HIV की वजह से, उसको मेंटल ट्रॉमा देते हैं. फैमिली कितना सपोर्ट करती है उस पर्सन को, पेशेंट को, वो चीज़. उसके बाद एकोमोडेशन. ठीक है, एंड फाइनल सोशल सर्विस सपोर्ट. ये सब चीज़ सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आप उनसे पूछोगे. इतना क्लियर हो गया. चलिए, सिम्टम्स में हम लोग सिम्टम्स की क्या हिस्ट्री रही है वो हम लोग पूछेंगे. साइड, अगर कोई पेशेंट कह रहा है कि मुझे पेन है या पेन था इस, तो किस साइड पे था, लेफ्ट या राइट, मीडियल या लेटरल. ठीक है, साइट, किस साइट पे था मतलब एग्जैक्टली किस लोकेशन पे था. ठीक है, ऑनसेट कब होता है, ड्यूरेशन कि कितने टाइम के लिए होता है ना, टाइप, किस टाइप का पेन है, सिवियरिटी, पेन की इंटेंसिटी कितनी है, कितना ज्यादा पेन है, ये सब चीजें हमें पूछनी है. नेक्स्ट थिंग इज एग्रीवेटिंग फैक्टर्स. अगर वो पेन है तो उसका एग्रीवेट किस चीज से होता है और रिलीव किस चीज से होता है. ठीक है, किस चीज से बढ़ता है और किस चीज से घटता है पेन, ये भी पूछेंगे. चलिए, इतना क्लियर. अब आगे है वाइटल साइंस. वाइटल साइंस तो हम लोग लेंगे ही. टेम्परेचर कितना है बॉडी का, हार्ट रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ये सब कुछ नोट डाउन करेंगे. एंड देन आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑन ऑब्जर्वेशन. इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. ऑन ऑब्जर्वेशन में हम लोग पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, लाइक एटीट्यूड ऑफ लिम्स, है ना, जो लिम्स हैं हमारे, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, उनका एटीट्यूड क्या है, बिल्ड कैसा है, बिल्ड मींस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है उसका कैसा है, पोस्चर कैसा हो गया है या है अभी. ठीक है, उसके बाद गेट एनालिसिस, गेट देखेंगे, पैटर्न ऑफ मूवमेंट देखेंगे,
मोड ऑफ वेंटिलेशन क्या है, नोज है या माउथ है, ठीक है। मोड ऑफ वेंटिलेशन में नोज या माउथ क्या है वो पता करेंगे। टाइप या पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, स्लो है या फिर फास्ट है, वो चीज़ एडिमा है या नहीं है, मसल वेस्टिंग है या नहीं है, या मसल गर्थ कितना है ना, मेजरिंग टेप से हम लोग वो देख सकते हैं। प्रेशर सोर्स है या नहीं है, ये सब चीज़ देखने के बाद डिफॉर्मिटी, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, वुंड है अगर स्किन सरफेस पे तो वो देखेंगे। और एक्सटर्नल अप्लायंसेस में हम लोग देखेंगे कि इनवॉलेंट्री मसल्स का जो मूवमेंट होता है वो इनवॉलेंट्री है या फिर नॉर्मल है। ट्रिमर है कोई, या क्लोनस पता है आपको क्या होता है, जब बहुत एकदम रैपिड डॉर्सीफ्लेक्स कराते हैं तो हाइपर रिफ्लेक्सिया टाइप का मूवमेंट होता है पैर में, है ना, उसको क्लोनस टेस्ट कहते हैं। वो करा के देखेंगे। कोरिया, जो अपने आप इनवॉलेंट्रीली मूवमेंट होता रहता है बॉडी के हर एक पार्ट में, लाइक पैर कभी इधर गर्दन उठा रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, वो जानबूझकर नहीं करता पेशेंट, अपने आप होता है, दैट इज कोरिया। और एसोसिएटेड कोई और टाइप का रिएक्शन है तो वो भी पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑन पैल्पिटेशन, मतलब पैल्पेट करके देखेंगे, टच करके कि वार्मथ कितना है, सुपरफिशियल लेवल का है। ऑन ऑब्जर्वेशन में हम लोग सब सुपरफिशियल लेवल का ही देखेंगे कि वार्मथ कितना है, टेंडरनेस है या नहीं है, टोन कैसा है, हाइपरटोनिक है मसल्स या हाइपोटोनिक है, स्वेलिंग कितना है, अगर है तो कितना है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। ऑन ऑब्जर्वेशन में इतना सब चीज हम लोग नोट करेंगे, ओके। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑन एग्जामिनेशन की तरफ। तो ऑन एग्जामिनेशन में हम लोग हायर मेंटल फंक्शंस देखेंगे, जिसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे, ग्लासगो कॉमा स्केल के थ्रू, ठीक है। ये मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है ग्लासगो कॉमा स्केल का, आप देख सकते हो। इसमें 3 चीजें दिखते हैं, ई, वी एंड एम। ई मतलब आई की मूवमेंट, वी मतलब वर्बल रिस्पॉन्स, एंड एम मतलब मोटर रिस्पॉन्स, जो कितना ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। आई का बेस्ट आई रिस्पॉन्स होता है 4 तक, 1 से 4 तक। जैसे हम लोग एमएमटी में पढ़ते थे ना, 0 1 2 3 4 5, वैसे ही यहाँ पे है, बट यहाँ पे 0 नहीं है, 1 2 3 4 है, वर्बल में 1 2 3 4 5 है, एंड मोटर में 1 2 3 4 5 6 तक है, ठीक है। अगर आई का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, एकदम जैसा चाहिए वैसा है, तो उसका ग्रेड 4 लिखेंगे। अगर नहीं है उतना वर्बल कमांड पे लेकिन आई ओपन कर रहा है तो 3 लिखेंगे। अगर आई ओपन करने के लिए उसको पेन होता है, दैट मीन्स 2 लिखेंगे। और अगर आई में कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा तो हम लोग 1 लिखेंगे। वैसे ही वर्बल, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स देखेंगे, 1 का मतलब है नो वर्बल रिस्पॉन्स, 2 का मतलब है इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड, ठीक है। 3 का मतलब है इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, 4 का मतलब है कंफ्यूज्ड, एंड 5 का मतलब है ओरिएंटेटेड, ठीक है। वैसे ही मोटर में भी 6 ग्रेड डिवाइड किया हुआ है। नो मोटर रिस्पॉन्स मतलब 1, एक्सटेंशन टू पेन 2, फ्लेक्शन टू पेन 3, विड्रॉल फ्रॉम पेन 4, लोकलाइजिंग पेन अगर है तो 5, एंड अगर कमांड ओबे कर रहा है, सब चीज कर रहा है तो 6, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में क्या है कि बातचीत कैसे करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेगा पेशेंट। तो इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल केसेस में अफेजिया एक टर्म है, इसका मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन रूट है, लाइक स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब कुछ बिगड़ जाता है। इसमें 3 पार्ट होता है, 3 तरह का अफेजिया होता है, ब्रोकाज अफेजिया, वर्निक्स अफेजिया और ग्लोबल अफेजिया। ब्रोकाज और वर्निक्स आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में ये एरिया है, ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया। तो इसमें क्या होता है ना कि ब्रोकाज अफेजिया में क्या होता है कि बहुत पेशेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कोई भी वर्ड ढूंढना, लाइक उसको पता है कि मुझे क्या बोलना है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, ठीक है, उसको वर्ड नहीं मिलता। वर्निक्स वाले एरिया में अगर दिक्कत होती है, वर्निक्स अफेजिया अगर होता है, तो पेशेंट बोलने या मतलब पेशेंट बोल सकता है या रीड कर सकता है लॉन्ग सेंटेंसेस, बट वो जो बोलेगा ना वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, मतलब सेंस नहीं बनता उसका, वो कुछ भी बोलता है, ठीक है, कुछ भी बोलेगा, उसके जो सेंटेंसेस होंगे वो मीनिंगलेस हो सकते हैं, ठीक है। वर्निक्स एरिया अगर डैमेज होता है तो वर्निक्स अफेजिया में। और अगर ग्लोबल अफेजिया होता है तो इसमें क्या होता है, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, तीनों कैपेसिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है, तीनों में दिक्कत होती है, कभी वो बोल भी लेता है, कभी नहीं भी बोल पाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन वाला ये हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग कॉग्निशन, उसके बाद फिर परसेप्शन में भी 3 पार्ट आता है, नेग्लेक्ट, एग्नोसिया और अप्रेक्सिया। नेग्लेक्ट का मतलब हो गया कि आपका जो पेशेंट है उसको कोई भी काम दो आप, वो आधा करके आगे बाकी छोड़ देगा, ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पाएगा कोई भी वर्क, ठीक। वैसे ही फिर दूसरा जो केस है उसमें है एग्नोसिया, पेशेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता ऑब्जेक्ट्स को, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको दोगे तो वो पहचानेगा नहीं, या पर्सन को या किसी भी तरह का साउंड को वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि वो कौन सा साउंड है, कौन है वो पर्सन, है ना। और कोई भी चीज दे दोगे तो उस चीज को नहीं, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। परसेप्शन हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि ये जो है
डेली लाइफ का जो एक्टिविटी होता है, एवरीडे मूवमेंट होता है, उसको अफेक्ट करता है ना। एप्रेक्सिया में क्या होता है कि इसमें पर्सन की जो डेली लाइफ की एक्टिविटी करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, उसको अफेक्ट करता है ये एप्रेक्सिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि Common tools to assess perceptual problems are star cancellation test, line bisection test and clock drawing test। इन टेस्ट के बारे में मैं अलग से बताऊंगा किसी वीडियो में। अभी आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब है क्रैनियल नर्व एग्जामिनेशन। क्रैनियल नर्व एग्जामिनेशन में हम लोग सेंसरी एग्जामिनेशन, मोटर एग्जामिनेशन सब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेंसरी एग्जामिनेशन की। सेंसरी एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि पेशेंट को पेन है या नहीं है, टेम्परेचर कैसा है बॉडी का या पर्टिकुलर किसी साइड का, टच करने पे उसको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, प्रेशर करने पे उसको पता चलता है या नहीं पता चलता है, मूवमेंट का कोई सेंस है या नहीं है कि कौन सी मूवमेंट हो रही है, जॉइंट का पोजीशन सेंस है या नहीं है। अगर हमने नी को फ्लेक्स कर दिया 50 डिग्री या 90 डिग्री या 60 डिग्री कितने पे भी, और उससे पूछें कि आप बताओ बिना देखे कि आपका नी किस पोजीशन में है, तो उस चीज का सेंस है या नहीं है। चलो नी का अगर है भी तो छोटे छोटे जॉइंट्स देखेंगे, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का देखेंगे कि है या नहीं है, जॉइंट पोजीशन सेंस, वाइब्रेशन सेंस जो हम लोग वेबर्स टेस्ट करते हैं, है ना, यू टाइप का, यू शेप का एक वेबर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको एकदम वाइब्रेट करके उसको उसका डिस्टल वाला पार्ट को लगा देंगे हम लोग ग्रेट टो पे और पूछेंगे कि आपको वाइब्रेशन सेंस हो रहा है, वाइब्रेशन पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है। टैक्टाइल लोकलाइजेशन, इसमें हम लोग देखेंगे पेशेंट का आंख बंद करवा के उसके किसी भी पार्ट पे लाइक फीट पे टच करेंगे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, और उससे पूछेंगे कम प्रेशर देके ज़्यादा प्रेशर देके टच करके पूछेंगे कि आपको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, सेंसेशन ठीक है, यानी टैक्टाइल लोकलाइजेशन में यही करते हैं। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस पे 2 अलग अलग शार्प पॉइंट को रख के पूछते हैं कि आपको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट है या फिर 1 पॉइंट ही बता रहा है वो, ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। स्टीरियोग्नोसिस में वो ऑब्जेक्ट को पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता, ये चीज़ देखते हैं। उसको आंख बंद करके उसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट दे देंगे, लाइक कुछ भी दे दो आप, चाकू दे दो या फिर पेंसिल दे दो, पेन दे दो, है ना, वो पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता है कि उसके हाथ में क्या है, ठीक है। ग्रेफ्थेसिया में हम लोग देखते हैं कि द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइटिंग ऑन द स्किन, अगर हाथ पे कोई ऐसे लिख रहा है तो उसको पता चलता है कि हाथ पे लिख रहा है या नहीं पता चलता है कि हाथ पे कोई कुछ लिख रहा है, ठीक है। लाइक हम लोग उसको बोलेंगे कि आंख बंद करो और हाथ पे 5 लिखेंगे, पाम पे, ठीक है, 5 लिखेंगे या 6 लिखेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या लिखा है हमने, वो पता चलता है या नहीं पता चलता है, उसको कहते हैं ग्रेफ्थेसिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डबल स्टिमुलेशन, साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन पे। डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन भी वही चीज़ है जैसे हम लोग 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उसमें शॉर्ट डिस्टेंस पे रख के, और इसमें हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे रख के, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे पूछेंगे उससे कि आपको पता चल रहा है कि हमने कितने जगह पे टच किया हुआ है या नहीं, ठीक है। बैरोग्नोसिस में हम लोग कोई भी वेट उसके हाथ में दे देंगे और उसको बोलेंगे कि उठा के रखिए, उसको वेट पता चलता है कि हाँ दोनों अलग अलग हाथों में दे देंगे और पूछेंगे कि वेट पता चल रहा है, दोनों इक्वल है या फिर डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद है मोटर एग्जामिनेशन। मोटर एग्जामिनेशन में हम लोग मसल्स का टोन देखेंगे, डिक्रीज है या फ्लैसिड है, इंक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड है, तो स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी देखेंगे, ठीक है। आउटकम टूल्स भी आते हैं जिसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग रेंज ऑफ मोशन की तरफ। तो रेंज ऑफ मोशन कितना है उसका वो चेक करेंगे, मसल्स का स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि मैनुअल मसल टेस्टिंग करके कि कितना क्या ग्रेड है, हर एक पर्टिकुलर मसल्स का ग्रेड चेक करेंगे। इंड्योरेंस मसल्स का और कार्डियो का दोनों का इंड्योरेंस चेक करेंगे। उसके बाद फिर रिफ्लेक्सेस देखेंगे, डीप टेंडन रिफ्लेक्स कैसा है, बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स का, सबका जग देखे रिफ्लेक्स हैमर के थ्रू हम लोग वो सारा चीज चेक करेंगे, ठीक है। नीज एंड एंकल का भी चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि प्लांटर रिस्पॉन्स कैसा है, जैसे बेबी निस्की साइन करते हैं ना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन को देखने के लिए हम लोग करते हैं बेबी निस्की साइन, ठीक है। तो वो करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। वैसे अभी वर्बली अगर बताऊं तो आप देख लो, जो हमारा रिफ्लेक्स हैमर है उसी से हो जाएगा। हमारा पीछे का जो शार्प वो ब्लंट एंड होता है उसको सोल के लेटरल साइड से ऐसे घुमा के ग्रेट टो के नीचे से रोटेट करते हैं, मूव कराते हैं, तो उसका जो क्लोनस है, उसका जो रिफ्लेक्स है, तो जो फिंगर्स है उसका पैर का, वो या तो ऊपर की तरफ ऐसे डॉर्सी फ्लेक्स हो जाएगा या फिर प्लांटर फ्लेक्स की तरफ मूव करेगा, ठीक है, एकदम जर्क रिफ्लेक्स देके। तो अगर डॉर्सी फ्लेक्शन की तरफ मूव करता है दैट मीन्स कि उसको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो है पॉजिटिव आ रहा है ना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। क्लोनस टेस्ट भी करते हैं इसके लिए, डॉर्सी फ्लेक्स करा के एकदम फोर्सफुल पुशअप देते हैं डॉर्सी फ्लेक्स की तरफ और देखते हैं कि हाइपर रिफ्लेक्सिया है या नहीं है। वो मल्टीपल टाइम्स ऐसे मूवमेंट करता रह जाएगा, वाइब्रेट करेगा पैर अगर क्लोनस टेस्ट करेंगे उसको उसमें, तो ठीक है। मसल्स का टाइटनेस, लेंथनिंग टेस्टिंग करेंगे, लेंथ टेस्टिंग करेंगे, है ना, टाइटनेस या मसल लेंथ टेस्टिंग करेंगे। लिम्ब लेंथ मेजरमेंट करेंगे कि डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है कोई, लिम्ब की गर्थ कितनी है उसको मेजरिंग टेप से मेजरमेंट उसका लेंगे, है ना। बैलेंस स्टैटिक मोड में और डायनेमिक कंडीशन में दोनों में देख लेंगे बैलेंस कैसा है, कोऑर्डिनेशन कैसे है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन में
4 चीजें देखेंगे, इक्विलिब्रियम, हील टू सिन, नॉन इक्विलिब्रियम एंड रॉम्बर्ग टेस्ट। ठीक है, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है कि रॉम्बर्ग टेस्ट कैसे करते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम या हील टू सिन टेस्ट कैसे करते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको दोबारा वीडियो बना के बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए ये सारा टेस्ट वगैरह हम लोग करते हैं। ठीक है, चले आगे आगे चलते हैं हम लोग गेट एग्जामिनेशन की तरफ। हमने पहले गेट एनालिसिस, गेट को ऑब्जर्व किया था ऑन ऑब्जर्वेशन, अब हम लोग गेट को एग्जामिन करेंगे कि स्टेप लेंथ कितनी है, स्ट्राइड लेंथ कितनी है, बेस विड्थ, कैडेंस और बायोमैकेनिकल डेविएशंस कैसे हैं, ये सारा चीज़ एग्जामिन करके हम लोग नोट डाउन करेंगे अपने असेसमेंट शीट पे। ठीक है, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम क्या होता है कि जो हमारा ऊपर का आउटर कवरिंग है ना, आउटर कवरिंग कौन सी है, स्किन, जो एपिथेलियल टिश्यू है, तो उसकी क्या कंडीशन है, उसका क्या स्टेटस है, प्रेशर सोर है या नहीं है। ठीक है, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम हो गया। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टेटस कैसा है, सिक्रीशन थिन है या थिक है, पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग क्या है, चेस्ट वॉल या थोरैसिक स्पाइन की कोई डिफॉर्मिटी है या नहीं है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी हम लोग देखेंगे कि उस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या स्टेटस है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या नहीं है, पैरों में दिख जाएगा आपको वैसे। ठीक है, काफ मसल्स की सराउंडिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में कॉन्ट्रैक्चर है मसल्स का या नहीं है, सबलक्सेशंस है जॉइंट में या नहीं है, जॉइंट मोबिलिटी कैसी है, अदर कोई पैथोलॉजी अगर है तो वो भी चेक करेंगे। उसके बाद आता है हमारा बवल एंड ब्लैडर फंक्शन, जिसमें यूरिनरी इनकंटिनेंस देख, मीन्स कहने का मतलब ये है कि उसका जो ब्लैडर कंट्रोल है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो यूरिनरी इनकंटिनेंस देखेंगे। उसके बाद हमारा जीआईटी वाला सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का स्टेटस क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ देखने के बाद हमारा असेसमेंट हम लोग फाइनल डायग्नोसिस। ठीक है, फंक्शनल या फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस क्या होगा, क्या हमें मिला, रिजल्ट क्या मिला, क्या है पेशेंट को, वो हम लोग अब यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिख देंगे डायग्नोसिस में। ठीक है, चीफ कंप्लेंट्स में हमने पेशेंट के लैंग्वेज में लिखा था और यहाँ पे हमको अपने खुद के मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा मैनेजमेंट, गोल्स और ट्रीटमेंट। दो चीज़ें देखेंगे, शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल हम लोग सेट करेंगे। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू केस, इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट व्हाट इज ही सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी और जो भी देना होगा, तो वो आपके असेसमेंट पिछले सारे चीज़ों को देखते हुए जब आप फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे तो उसके बाद आप मैनेजमेंट देखेंगे कि शॉर्ट टर्म गोल रखना है क्या क्या और क्या क्या गोल्स रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि आगे हम लोग करेंगे, और फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या बनाए, वो चीज़ें। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप सबको वीडियो समझ में आया होगा, सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे मैं सबका रिप्लाई करूँगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, physio_11 times care करके मेरा अकाउंट है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास समय से मिल जाए आपको। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।